हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय, हरियाणा डीएलएड प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है गणित शिक्षण की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। इसकी हम इकाई 3 का वीडियो लेकर आएंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम वीडियो लिस्ट लेकर आ चुके हैं। इसके पहले इकाइयों के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे कोर्स में भी देख सकते हैं। इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके हरियाणा जेबीटी का पूरा बैच कोर्स देख सकेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे प्रथम वर्ष हरियाणा डीएलएड का इकाई 3 का। यह इकाई 3 जो है भाई, इसमें जो एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन है उसकी बात होगी, यानी गणित शिक्षण के पहलू। जी हाँ, इस इकाई का नाम ही है गणित शिक्षण के पहलू, यानी गणित सिखाने के जो जो पहलू हैं, जो जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी कि गणित ऐसे क्यों, वैसे क्यों, या गणित क्यों सिखाते हैं, गणित सिखाने से क्या फायदा होता है, वगैरह वगैरह, गणित सीखने में क्या कठिनाई आती है, ये सब चीजें इसमें पढ़ना रहेगा। तो ये इकाई 3 जिसका नाम ही है गणित शिक्षण के पहलू, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब नाम ही गणित शिक्षण के पहलू पर है, यानी कि एक्सपेक्ट्स पर है, तो इस इकाई से अधिकतर प्रश्न इसी से आएंगे। अब मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो लेक्चर हम 3 चीजों पर खास ध्यान देंगे। नंबर 1, हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, यानी पहले के वर्षों में बार बार डेट की परीक्षाओं में जो प्रश्न पुनः पुनः दोहरा के पूछे गए उन प्रश्नों को देखेंगे। दूसरा, हम देखेंगे भाई गेस क्वेश्चंस, यानी इस डीएलएड की परीक्षा में, आने वाले डेट की परीक्षा में कौन से क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है जो आ सकते हैं। और तीसरा जो हमारा ध्यान रहेगा पूरी तरह से, वो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस के ऊपर। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो ये इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर इस पूरे वीडियो लेक्चर को बनाया गया है। इसमें वही प्रश्न डाले गए हैं, वही टॉपिक्स, वही उत्तर यहां पर समझाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इकाई 3 की। लेकिन उससे पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कोर्स के बारे में कि अगर आप हरियाणा डीएलएड जेबीटी का कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं, क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से हमारा पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। हरियाणा डीएलएड हरियाणा जेबीटी का कोर्स में इस वक्त 33% की छूट भी चल रही है। जी हाँ, 33% का ऑफ चल रहा है अभी कोर्स खरीदने पर। और मजे की बात, कोर्स की वैलिडिटी ही भाई परीक्षा तक, पूरा समय तक चलने वाला है, यानी अच्छा खासा इसका पूरा वैलिडिटी मिल जाएगा। दूसरा कि इसमें भाई आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ आपको इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और रैपिड स्टडी के लिए बनाया गया है, यानी कम समय में पूरी तैयारी करने के लिए ही ये कोर्स बनाया गया है। तो कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका मैंने जैसा बताया बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करें और डायरेक्ट जेबीटी का कोर्स परचेस कर लें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पर, इसका नाम है कि गणित शिक्षण की समस्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं। गणित शिक्षण यानी जब गणित पढ़ाते हैं तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में आपको क्या पता है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, गणित शिक्षण के दौरान तो आमतौर पर कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। उनमें से कुछ खास परेशानियां निम्नलिखित दी जा रही हैं, या कुछ परेशानियां निम्नलिखित दी जा रही हैं। ऐसा पहले थ्योरी लिख दो, फिर पॉइंट बनाना स्टार्ट करो। बात करें नंबर 1 पॉइंट की, तो भाई देखिए, गणित पढ़ाने के दौरान, अब ये थ्योरी तो उतना भूल जाइए, पहले आप ओरली ध्यान रखिए अपने दिमाग से क्या लिख सकते हो कि गणित शिक्षण के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे बच्चों को गणित में रुचि नहीं होगी। ये भी एक परेशानी का ही सामना करना होता है। कई बार बच्चों को जब गणित सिखाते हैं तो भाई बच्चे जो है इस विषय को ढंग से नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस विषय के प्रति वो तैयार नहीं होते हैं। इस विषय में कुछ ऐसी खामियां हो जाती हैं बच्चों की तरफ से, या शिक्षक की तरफ से, या वातावरण की तरफ से, विद्यालय में या परिवार में, जिसकी वजह से बच्चा इस विषय में थोड़ा पिछड़ सा जाता है। तो ये परेशानी। दूसरा कि भाई कई बार ऐसा होगा कि शिक्षण के दौरान होगा कि बालक अगर नहीं समझेगा तो उसका ध्यान इधर उधर चला जाएगा, कुछ और सोचने लग जाएगा। जहां से मैथ्स में एक स्टेप, गणित में एक स्टेप छूटी उसकी, तो ध्यान देना बंद कर देता है, कहीं और ध्यान चला जाता है। फिर डर के मारे टीचर से, संकोच के मारे पूछता भी नहीं है। तो ये गड़बड़ियां होते रहती हैं, है ना, गणित शिक्षण में। तो गणित शिक्षण में, गणित पढ़ाने में इस तरह के व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। ये हो गया। आगे और बात करें और कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई ये कि बच्चा जो है गणित को एकदम सुचारू रूप से नहीं सीख पाता। क्यों? क्योंकि टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो सुगम रूप से नहीं पढ़ा पाता है, आसान तरीके से टीचर नहीं पढ़ा रहे गणित को, है ना, और नए तरीके से, रोचक तरीके से नहीं पढ़ा रहे, इसलिए बच्चे नहीं सीख पा रहे गणित। ये भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। और गणित सीखने के लिए अभिभावक, छात्र तथा अध्यापक तीनों को मिलकर कार्य करना होगा, तो ही बच्चा गणित सीख पाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर क्लास में टीचर गणित पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा घर पर जाकर उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करता, गणित के सवाल ही नहीं बना रहा, और अभिभावक भी ये नहीं देख रहा कि बच्चा गणित के प्रश्नों की प्रैक्टिस, अभ्यास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी परेशानी है। तो
छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाएगा, जिस तरह उस पर नजर रखी जाएगी, जिस तरह से उसको प्रेरित किया जाएगा, कई बार नहीं किया जाता तो गणित नहीं सीख पाता, करेंगे प्रेरित तो सीख पाएगा। तो ये सब कठिनाई है गणित को सीखने में जो बच्चे के सामने आती है। अगर इन सभी कारकों पर ध्यान दिया जाए तो गणित से उत्पन्न हुई सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, गणित शिक्षण में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकती हैं। और भी कई कारण भी होते गणित शिक्षण में, यानी कि गणित शिक्षण पढ़ाते वक्त भाई मातृभाषा का इस्तेमाल न करना और द्वितीय भाषा को ज्यादा महत्व देना, इस तरह की चीजें बड़ी कठिनाई का सामना करती है गणित शिक्षण में। ये सब आप लिखकर आ सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कक्षा का शिक्षण में शिक्षण की क्या भूमिका है? भाई कक्षा का शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी जो टीचर होता है, शिक्षक, जी हाँ, टीचर, अध्यापक, उसका क्या रोल है कक्षा में जब वो पढ़ाता है? तो भाई पढ़ाता है उसका क्या रोल है? भाई इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि उसी का रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही तो पढ़ाने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें छात्र का भी बहुत रोल है, क्योंकि छात्र को पढ़ना ही है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों के साथ रहता है, विद्यार्थियों का पूरा ध्यान शिक्षक पर ही होता है। अगर शिक्षक उस तरह से है, उसमें समर्थ है कि वो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें सिखा दे, तो शिक्षण अच्छा चलेगा। पर अगर वो इसमें असमर्थ है, बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे पाते, लंबे समय तक उसकी बातों को नहीं सुन पाते, क्योंकि शिक्षक उस तरह से रोचक ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, तो होगा ऐसा कि शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, ठीक है। तो शिक्षक जो है जो बच्चों को ज्ञान देगा, शिक्षक ही है जो अधिगम प्रक्रिया को चलाएगा, शिक्षक ही है जो अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग आप कह सकते हो सोर्स से, अलग अलग स्रोत से, यानी पाठ्य पुस्तक हो गया या किताबें हो, जो भी चीजें होंगी, सामग्री होगी, अध्ययन सामग्री, उनसे सिखाएगा, ठीक है। वो कक्षा में अध्ययन का वातावरण, शिक्षण का वातावरण शिक्षक ही बनाएगा, बच्चों के साथ बातचीत करके क्लास को रोचक बनाएगा, फिर और नई नई गतिविधियां कराकर शिक्षण में बच्चों का मन बनाए रखेगा। इस प्रकार का यह सब रोल, ये सब भूमिका अदा करता है कौन? शिक्षक। तो इस तरह से शिक्षक की कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी टीचर का क्या क्या रोल होता है क्लास में, ये पॉइंट्स आपको लिखने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गणित प्रदर्शनी तथा भ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? यानी जो गणित प्रदर्शनी है कि प्रेजेंटेशन है ना, और भ्रमण मतलब टूर होता है ना, साइंस टूर, कई बार विज्ञान वाला भ्रमण होता है, या कई बार इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक भ्रमण होता है, उद्योग ले जाकर दिखाते बच्चों को। तो इस प्रकार की चीजें गणित में भी होनी चाहिए। तो हाँ, गणित प्रदर्शनी और गणित भ्रमण कम से कम एक बार तो साल में होना ही चाहिए, वर्ष में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, है ना। इससे विद्यार्थियों का मन जो है गणित की तरफ होता है, विद्यार्थियों का जो आप कह सकते हो इंटरेस्ट, या फिर उनका जो आप कह सकते हो रुचि जो है जगाई जा सकती है गणित की तरफ, है ना। गणित की सभा होनी चाहिए, गणित के क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे बच्चे इस विषय की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, इसकी तरफ आकर्षित हो, है ना। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनी करने के लिए कई प्रकार की गणित की सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे गणित की शुरुआत कैसे हुई, गणित की खोज कैसे हुई, गणित में क्या क्या आविष्कार हुए, इन सबको आप ऐसा वॉल पर या प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर दिखाया जा सकता है। तो ये सब प्रदर्शनी के रूप में आएगा। इससे बच्चे प्रोत्साहित हुए गणित के लिए, बच्चों का मन इसमें लगेगा, गणित के प्रति लोगों में रुचि आएगी और एक जानने की और तीव्र इच्छा होगी ना। ये शिक्षक के मार्गदर्शन में होना चाहिए, विद्यालय के मार्गदर्शन में होना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों के लिए यह जो है अधिगम में बहुत सहायक होता है। यानी प्रदर्शनी, गणित प्रदर्शनी और भ्रमण विद्यार्थियों के लिए गणित के अधिगम में बहुत ज्यादा सहायक होता है। यह शिक्षक के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। भ्रमण का स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे सीख सकें, यानी एकदम नियोजित तरीके से भ्रमण होना चाहिए, जहां पर गणित से संबंधित जानकारी, गणित से संबंधित सामग्री, गणित से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक तथ्य, यही सब वहां पर उपलब्ध हो। तो इससे कई सारे अनुभव छात्र को होंगे और ये अनुभव बच्चों के जीवन पर, बच्चों के मन पर छाप छोड़ जाएंगे, अमिट छाप छोड़ जाएंगे, यानी कभी ना मिटने वाला छाप, जिससे छात्र गणित से एकदम इंप्रेस हो जाएगा या गणित की तरफ बहुत आकर्षित हो जाएगा। तो ये गणित प्रदर्शनी, गणित भ्रमण का आयोजन तो होना ही चाहिए। तो ये सब अपने मन से आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणित परिषद से आपका क्या अभिप्राय है? गणित परिषद एक्चुअल में है क्या? गणित परिषद क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखो, गणित परिषद जो है वो गणित के शिक्षण में जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। गणित जो परिषद होगा वो गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। और यह सिर्फ और सिर्फ इसी से शिक्षण नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, यह शिक्षण का अहम भाग होता है। इसकी गणित सभा की स्थापना प्रारंभ करने के लिए शिक्षक को प्रयत्न करना चाहिए कि गणित शिक्षण की सभा की स्थापना हो, गणित शिक्षण के बारे में छात्रों को रुचि उत्पन्न की जाए, छात्रों की गणित शिक्षण के बारे में छात्रों को इसमें रुचि आए, इसमें उन्हें कह सकते हो मजा आए, उन्हें इसमें नए नए
तरीके से पढ़ने और पढ़ाने और समझने की उनके अंदर रुचि, उनके अंदर उत्साह, ये सब आएगा बच्चों के अंदर। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब गणित परिषद से ही हो सकता है ना। सब गणित सभा का आयोजन कर दो, यानी कि गणित सवाल के लिए या गणित विषय के लिए ये जो छात्र होंगे ऐसे सभा बना दो, यानी टीम बना दो कि भाई गणित विषय के लिए यही लोग इस सभा के होंगे, यानी इसका अध्यक्ष, भाई इसका उपाध्यक्ष, सदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, ये सब नियुक्त कर दो, इलेक्शन करवा दो प्रॉपर, और गणित से संबंधित चीजें ये लोग हल करेंगे। गणित से संबंधित चीजों पे इनकी नजर रहेगी। गणित से संबंधित क्लास में मैथ्स से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है किसी भी छात्र की, वो यह सारे छात्र लोग ही मिलकर हल करेंगे, है ना, शिक्षक से लेकर सभी तक। तो ये इससे गणित के ये हम पढ़ रहे गणित विषय, इससे मैं गणित विषय की बात कर रहा हूं, और अन्य विषय होते तो उनमें भी इस तरह की सभाओं का आयोजन किया जा सकता था, है ना। तो गणित परिषद में क्या होता है कि पूरे महीने भर में हमने ये जो सभा है, एक बार मीटिंग हो, गणित के जितने भी छात्र होंगे क्लास में, वैसे तो सबको पढ़ना होता है, पर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो मीटिंग बुलाकर चर्चा कर लें क्लास में, ऐसे टीचर के उपस्थिति में, ऐसी थोड़ी बहुत मजे के लिए कि भाई गणित में हमने क्या क्या सीखा, गणित में अधिकतर किन छात्रों को या किस इकाई में छात्रों को ज्यादा परेशानी हो रही है, कौन से छात्र गणित में कमजोर है, कौन से छात्रों ने गणित में बहुत अच्छा काम किया है, इस प्रकार की बातों पर चर्चा हो। इससे क्या होगा भाई, बच्चों को उत्साह मिलेगा, परेशानियों का सामना करना जो उनको अकेले पड़ता था, उससे लगेगा कि सभी लोग हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमारी परेशानी के बारे में। इससे एक अच्छा सकारात्मक माहौल बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये रहेगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अवसर प्राप्त होते हैं, छात्रों से प्रश्न प्रक्रिया, चर्चा, उनसे पूछताछ करके कि भाई गणित में क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या नहीं, ये सब हो सकती है। तो ये सब गणित परिषद बनाने से होगा ना, गणित की भलाई होगी। सिंपल सी बात है कि गणित विषय की भलाई होगी, गणित विषय को बड़ा बढ़िया से पढ़ पाएंगे जब ये सब होगा तब। क्लियर है। तो गणित परिषद के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणित में क्रियात्मकता का वर्णन कीजिए। कि गणित में जो क्रियात्मकता है, यानी कि क्रिएटिविटी है, उसमें जो क्रिया करने से गणित को कैसे सीखते हैं वगैरह वगैरह, उसका क्या भूमिका है, उसकी बात करते हैं। तो गणित में क्रियात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ अपने तरफ से क्रिएटिव, अपने तरफ से कुछ अलग करना। अभी थ्योरी की बात तो मैं बाद में कर दूं, अभी अपने तरफ से अगर आपको सवाल का जवाब लिखना तो आप कैसा लिखोगे कि गणित में क्या होता है, कई बार प्रायः अक्सर शिक्षक जो है एक मेथड बताता है, एक विधि बताता है किसी प्रश्न को हल करने की, पर सारे बच्चे वैसा ही सेम टू सेम टीचर जैसा ही फॉलो कर लेते हैं आंख बंद करके। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना अलग तरीका, अपने अलग मेथड से उत्तर लाते हैं, आंसर लाते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर वो अपने अलग मेथड से लगाते हैं कि इस मेथड से भी तो सही आंसर आ गया, इस मेथड से भी तो सॉल्व किया जा सकता था, है ना। तो ये जो तरीका होता है इसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं। या गणित को अलग तरीके से पढ़ाना, जैसे सारे शिक्षक आएंगे, फॉर्मूला पढ़ाएंगे, सवाल लिखा देंगे, पर कोई शिक्षक कहानी से शुरू करते हुए इंटरेस्ट जगाते हुए फिर गणित के सवाल बनवाता है, ये भी एक क्रिएटिविटी है। यानी कुछ अलग करना जिससे रुचि जाग जाए, जिससे बोरिंग ना लगे, जिससे बच्चों को कुछ नया सीखने मिल रहा है, यही तो क्रिएटिविटी है इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में क्रियात्मकता। तो गणित में क्रियात्मकता कैसे आ सकती है? देखो, गणित में अगर क्रियात्मकता उत्पन्न करनी है तो यह क्रियात्मकता उत्पन्न करने की क्षमता जो होगी, यानी रुचि उत्पन्न की क्षमता को ही क्रियात्मकता कहते हैं। आप एक्चुअल में कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि इस विषय में रुचि उत्पन्न करना, विषय में रुचि उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्रियात्मकता कहते हैं। इसमें भाई काल्पनिक या वास्तविक विचारों का प्रयोग होता है, यानी कहानी हो सकता है काल्पनिक हो सकता है कहानी रियल लाइफ की हो, ठीक है। नए नए प्रयोग करना, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कर लें कि अगर हम संख्या पढ़ा रहे हैं तो संख्या में भास्कराचार्य या आर्यभट्ट की क्या भूमिका थी, कैसे संख्या में उनका योगदान रहा, ये बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। तो ये तो वास्तविक कहानी होगी, पर कोई काल्पनिक कहानी बता सकते हैं ना अगर पढ़ाना हो तो, ठीक है। तो यही सब क्या है, यही गणित में क्रियात्मकता है। आमतौर पर आप देखोगे तो भाई कि क्रियात्मकता शब्द का प्रयोग अधिकतर आप देखोगे तो आर्ट्स, कला, है ना, डांस, नाच, गाना, चित्रकला आदि के लिए होता है। लेकिन ये जो क्रियात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ये गणित में भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें भी अगर नए तरीके से पढ़ाएंगे तो उसे भी क्रिएटिविटी ही कहा जाएगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी यानी कि जो क्रियात्मकता है वो गणित विषय में भी लाई जा सकती है, पर कैसे लाई जा सकती है? शिक्षक के द्वारा लाई जा सकती है। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करे, शिक्षक बच्चों की रुचि उत्पन्न कर दे गणित में और बच्चों को बांधे रखे, ठीक है। तो जैसे गणित पढ़ाते पढ़ाते किसी मेथड से पढ़ाने के बाद उसे एक वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित भी पढ़ा दो कि इस मेथड से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, उस तरीके से भी किया जा सकता है। जब एक प्रश्न को 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा बच्चों को सिखा दो, तो हर बच्चा अपना अपना दिमाग, अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना अपना उसमें क्रिएटिविटी लगाने लगता है ना। तो इससे क्रियात्मकता बढ़ जाती है, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ जाती है। गणित शिक्षण में आप देखोगे कि शिक्षक का ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा, और मतलब बच्चे जो है टीचर के प्रति बड़ी इंप्रेस होंगे, हमारे टीचर ने भाई 2-3 मेथड बताए हैं, ये सर बड़ा
मस्त पढ़ाते हैं और ये चीजें होंगी, बच्चे रुचि लेने लगेंगे, बच्चे गणित में और पढ़ाई करने के और समय देने लगेंगे अपने आप ही, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगी जिससे शिक्षण में उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, है ना। तो एनसीईआरटी 2006 द्वारा स्थापित दस्तावेज के अनुसार गणित शिक्षण अधिगम को प्रदेश के अलग अलग विधियों से शामिल किया गया कि गणित को सिर्फ एक नहीं अलग अलग विधियों से पढ़ाया जा सकता है, गणित में और चीजें भी शामिल होंगी। इस तरह से गणित में क्रियात्मकता बढ़ेगी और गणित में रुचि बढ़ेगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम में क्रियात्मकता का क्या अर्थ है, यानी कि पढ़ाने में, लर्निंग में क्रियात्मकता, क्रिएटिविटी का क्या रोल है, क्रिएटिविटी का, है ना। तो शिक्षण अधिगम में क्रियात्मकता यानी क्रिएटिविटी इन टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम में इसमें क्रियात्मकता क्या है। जितनी कोई चीज आप देखोगे रुचिकर बनेगी, क्रियाशील बनेगी, उतनी ही ज्यादा अधिगम शिक्षण में मजा आएगा। अगर बच्चों को नीरस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चे नहीं सीखेंगे, अधिगम नहीं होगा। लेकिन अगर क्रियात्मक तरीके से पढ़ाया जाए, रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाए तो अपने आप बच्चे सीखेंगे। कोई विषय बोरिंग नहीं होता, उसे पढ़ाने वाले शिक्षक उसको बना सकते हैं इंटरेस्टिंग, रुचिकर बना सकते हैं उस विषय को, या फिर उसे नीरस बना सकते। तो शिक्षक जितना ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाएगा अपने विषय में, बच्चे उतना ज्यादा उसके विषय में परफॉर्मेंस देंगे, उतना अच्छा बच्चे पढ़ेंगे। तो शिक्षण अधिगम जो है भाई वो बहुत बहुत जरूरी है, इनका सीधा सीधा संबंध है। शिक्षण अधिगम में क्रियात्मकता बहुत जरूरी है, क्रियात्मकता से रुचि आती है। अब अगर लिखना हो पॉइंट वाइज तो कैसे लिखोगे, पहला क्रियात्मकता से क्या आती है भाई, रुचि आती है, आप ऐसा लिख सकते हो। क्रियात्मकता से रुचि आती है ना, तो आप ऐसा लिख दो नंबर 1 कि क्रियात्मकता से क्या आती है, रुचि, जिससे छात्र पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं क्रियात्मकता से, है ना, मन लग लेता है। फिर अधिगम तेज हो जाता है। फिर क्रियात्मकता से ही जो है अधिगम में सुधार होता है, अधिगम में सुधार होता है, अधिगम और ज्यादा यानी सीखना और बढ़ जाता है, अधिगम में सुधार होता है। ये पॉइंट ऑफ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें आप लिखो। अधिगम प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो सकती है, तेज हो सकती है, किसके द्वारा भाई, क्रियात्मकता के द्वारा, है ना, क्रिएटिविटी के द्वारा। और क्या, शिक्षण अधिगम जो है क्रियात्मकता से परिपूर्ण करने के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसके जड़ तक जाने के लिए बहुत जरूरी होती है। क्रिएटिविटी से ही यानी क्रियात्मकता से ही शिक्षण अधिगम जो है वो और ज्यादा उन्नत हो सकता है, और ज्यादा डेवलप हो सकता है, और ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये पॉइंट भी आप चाहे तो बना सकते हो, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है किताबों में जो नोट्स में लिखा उन्हें रटा जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लिखना है। बस कुछ मेन पॉइंट्स आपको यहां से उठाने होंगे जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर शिक्षक का पढ़ाने का तरीका रुचिपूर्ण नहीं है तो बच्चे अधिगम में रुचि नहीं लेंगे। अगर शिक्षक का पढ़ाने का तरीका रुचिकर है, अधिक रुचिकर है, तो उसके विषय में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट्स आप जरूर डालिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल, पाठ्य योजना का महत्व क्या है। पाठ्य योजना के महत्व की बात कर लेते हैं। पाठ्य योजना जो है किसी भी शिक्षक के पढ़ाई को यानी उसके पढ़ाने को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, यानी शिक्षण को प्रभावी बनाती है। पाठ्य योजना प्रभावपूर्ण शिक्षा का आधार है, यानी प्रभावपूर्ण शिक्षण का आधार है, यानी बेस है। अगर अच्छी पढ़ाई, इफेक्टिव टीचिंग करानी है तो उसमें भाई क्या चाहिए, पाठ्य योजना। दूसरा, पाठ्य योजना प्राप्त करने वाले उद्देश्यों के कथन स्पष्ट कराती है कि हम पाठ्य योजना बनाने से हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इन चीजों की आप कह सकते हो एक स्पष्ट आ जाता है कि हम ये चैप्टर पढ़ा किस बेसिस करें, उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट हो जाता है। पाठ्य योजना से भाई जितने भी तरीके से पूर्व नियोजित चीजें होती है कि हम इस दिन इतना पढ़ाएंगे, एक हफ्ते में इतना पढ़ा देंगे, इसमें ये एक्टिविटी, ये काम बच्चों से करवाएंगे, तो पाठ्य योजना से शिक्षण के जितने भी नियोजित कार्यशैली है वह सब का विवरण पता चल जाता है। क्यों पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, इन सब सवालों का जवाब जो है पाठ्य योजना से मिल जाता है। पाठ्य योजना का यही महत्व है। और बात करें तो भाई पाठ्य योजना से होता क्या है, क्लास में पढ़ाते वक्त, जैसे मुझे भूगोल के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो मेरे पास एक ग्लोब होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले से अगर प्लान करके नहीं रहूंगा कि मुझे पढ़ाने के समय जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा क्लास में तो मुझे ग्लोब की जरूरत पड़ेगी या मुझे मानचित्र की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना। इसलिए पहले से प्लान रहेगा तो पहले से इन चीजों का इस्तेमाल करके रखूंगा, और जैसे टॉपिक आएगा क्लास में मैं मानचित्र, ग्लोब बच्चों को दिखा के समझाऊंगा तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, उस समय समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये कक्षा में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट साधनों एवं गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है, किसका इस्तेमाल करना है। और क्या, शिक्षक अपनी कक्षा के लिए दृष्टि कल्पना को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना का निर्माण करे, यानी कि मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो क्या बताऊंगा, किस तरह से करूंगा, यानी पहले से ही प्री प्लान तरीका होता है ना। ये पाठ्य योजना का काम है। यह शिक्षक के पढ़ाने के तरीकों को और ज्यादा निखार देती है, यानी टीचर और अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाता अच्छा टीचर, लेकिन एक सामान्य टीचर भी अगर पाठ्य योजना के तहत पढ़ाए तो ऐसा लगता है कि वो टीचर बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, और सच में अच्छा पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि पहले से फिक्स है, उसे सोचना नहीं पड़ता क्या पढ़ाना है, क्योंकि पहले से पाठ्य योजना बनाकर लाया है, किस तरह से पढ़ाना है पहले से पाठ्य योजना में लिखा हुआ है। तो पहले से प्री प्लान तरीका है उसका, पहले से तैयारी करके आ रहा है, घर से पढ़कर आ रहा है, सब करके आ रहा है टीचर। तो इस तरह से शिक्षक जो है उसका
ज्ञान पढ़ाने का तरीका ज्यादा अच्छा लगने लगता है, ज्यादा प्रभावी लगने लगता है, और जो अधिगम प्राप्ति का उद्देश्य है वो जरूर पूरा होता है। यानी अधिगम को प्राप्त करने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की मदद हो जाती है, दोनों का समय बचता है और कम समय में अधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण पढ़ाई अधिगम हो जाती है। ठीक, आगे बात करें, शिक्षण की इकाई योजना का वर्णन कीजिए। जो लेसन प्लान होता है, यूनिट प्लान होता है, उसकी बात करते हैं। लेसन प्लान नहीं, यूनिट प्लान की बात करते हैं। ठीक है, इकाई योजना। तो इकाई योजना क्या है? किसी कक्षा का संपूर्ण गणित पाठ्यक्रम इकाइयों में किया जाता है। प्रत्येक इकाई सामान्य परिवार के पाठ या विवरण से बनती है। प्रत्येक इकाई जो यूनिट है अलग अलग पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि बात करें, हम गणित की बात कर लें तो गणित में देखो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, संख्या पद्धति, इकाई का निर्माण करते हैं। यानी ये सब पढ़ने के बाद ही आप किसी एक यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हैं जहां ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़कर इकाई योजना, ये इकाई योजना ही कहलाएगी, क्योंकि इनमें से एक भी अगर छोटा, मान लो दशमलव या संख्या पद्धति या पूर्णांक, ये सब चीज नहीं पढ़े, इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े, तो आगे के जितने भी यूनिट्स पढ़नी होंगी या आगे जितने बड़े चैप्टर्स होंगे जिनमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे वो समझेंगे नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है ना। ये आधार, भूमि, ज्यामिति, विचार, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्तों के गुल, ज्यामिति क्या बनाती हैं, यानी ये सब चीजें जो बेसिक है, यानी किसी इकाई को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, वो इसमें आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अनुपात, संपात, रेशो वगैरह, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज वास्तविक जीवन में गणित इकाई बनती है। कोणों की रचना, समांतर तथा लंब रेखाओं की रचना, त्रिभुजों की रचना से रचनाएं इकाई बनाती हैं। यानी किन किन छोटे छोटे चैप्टर्स के मिलकर एक बड़ी यूनिट बनती है, जिसमें एक पूरा पैकेज। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, तो इन कॉन्सेप्ट को बिना कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं समझेगी। तो ज्योमेट्री इकाई बनती किससे है? इन सबको मिलाकर बनती है। ठीक है, तो छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर एक लेसन बन जाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं शिक्षण की वार्षिक योजना, यानी एनुअल लेसन प्लान। शिक्षक की वार्षिक योजना यानी कि एनुअल लेसन प्लान है, साल भर का है। एनुअल, वार्षिक, यानी कि ईयरली प्लानिंग की बात होगी। वार्षिक योजना, ईयरली प्लानिंग की बात होगी। अब ये कैसे क्या है तो भाई देख लीजिए, ये कक्षा के हिसाब से, शिक्षक के हिसाब से, और जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी की परीक्षा फरवरी में होनी है, वार्षिक परीक्षा, तो वो टीचर क्या फरवरी में सिलेबस खत्म करेगा? नहीं, बहुत पहले, उसकी योजना के हिसाब से बहुत पहले होना चाहिए। अगर किसी का परीक्षा अप्रैल में है, वार्षिक परीक्षा, तो जनवरी या दिसंबर में थोड़ी खत्म कर देगा सिलेबस, उसको अलग से प्लान बनाना होगा अपने परीक्षा के हिसाब से। तो ये भिन्न भिन्न रहता है, ध्यान रखिएगा। तो वार्षिक योजना पाठ पर पाठ योजना निर्भर करती है। वर्ष भर का, सारे वर्ष भर का पाठ्यक्रम जो है वो सत्र के हिसाब से विभाजित कर दिया जाता है। क्वार्टरली में इतना, हाफ, त्रैमासिक में इतना, अर्धवार्षिक में इतना, वार्षिक में इतना, ये सब पहले ही बांट दिया जाता है। यानी पूरे सिलेबस को, यानी कि पूरे आप कह सकते हो सत्र के हिसाब से है जो इसे बांट दिया जाता है। ठीक है, कोर्स को, पूरे पाठ्यक्रम को बांट दिया जाता है। ठीक है, और ये विशिष्ट समय पर पढ़ाया जाता है कि इतने समय इतना, इतने समय में इतना। ठीक है, तो वार्षिक योजना है क्या? पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित कर दिया जाता है वर्ष में पढ़ाए गए, आप वर्ष में होने वाली परीक्षाओं के अनुसार कह सकते हो। त्रैमासिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, इस हिसाब से, है ना। पूरे पाठ्यक्रम सिलेबस को विभाजित कर देना ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अब ये होगा किस बेसिस पे? पाठ्यक्रम जो डिसाइडेड है, यानी जो सिलेबस है। ठीक, शिक्षण उद्देश्य, किस लिए पढ़ा रहे, उद्देश्य क्या है? शिक्षण हेतु प्रत्ययों का विवरण, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रदत्त योग, अधिगम, अनुभव, एक्सपीरियंस, और उपलब्ध साधन, यानी किस साधन के माध्यम से पढ़ाना है। तो ये सब पे निर्भर करेगा कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसा बनेगा, या जो वार्षिक एनुअल प्लान है वो कैसा रहेगा, इन सब पर निर्भर करता है। तो ये सब निर्भर करके बताएंगे कि भाई इस दिन प्लान बनेगा, ऐसा बनेगा, ये होगा। ठीक है, अब आते हैं अधिगम के ऊपर। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम किसे कहेंगे? लर्निंग क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग? अधिगम की अवधारणा, अधिगम है क्या? अधिगम क्या है? अच्छा परिवर्तन, अच्छा विकास, है ना, ज्ञान में वृद्धि, ये अधिगम कहलाएगा। अधिगम को परिवर्तन, सुविकास, उन्नति तथा समायोजन के तुल्य माना जाता है। ठीक है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, व्यवहार में व्यक्ति जो परिवर्तन करता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज हमने देखी, फिर इससे सीखे और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, गलती सुधार ली, तो ये हो क्या हो गया? अधिगम। ठीक है, अधिगम केवल स्कूल की शिक्षा, साइकिल चलाने, पढ़ने या टाइप करने तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक विशाल है जिसकी व्यक्ति पर गहरी छाप पड़ सकता है। यानी स्कूल में सिर्फ गणित सीखना, पढ़ना लिखना सीखना ये नहीं, विचार,
है ना, मन की सोच, हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, इन सब बच्चों के अंदर भरना, बच्चों में विचार डालना, बच्चों में एक तरह से कह सकते हो उनका व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये सब अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम का मतलब सिर्फ जोड़ घटाना या गणित या अंग्रेजी ये सब सीखना नहीं होता भाई। अधिगम का मतलब बाकी सारी चीजें भी इसमें आती हैं। अब क्रो एंड क्रो ने अधिगम की क्या परिभाषा दी, देखिए क्रो एंड क्रो का विचार क्या है इसके ऊपर, कि अधिगम के अंतर्गत ज्ञान तथा व्यवहार का ग्रहण करना आता है। यानी ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए भाई, इसमें व्यवहार भी चाहिए, कि किस व्यवहार, किस तरह का व्यक्ति का नेचर हो रहा है। ये दोनों अधिगम के अंदर आते हैं। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। इसी में भाई स्किनर जी ने भी अपने विचार दिए हैं कि अधिगम में प्राप्ति तथा धारण करने की शक्ति शामिल होती है। अधिगम में प्राप्त करना और प्राप्त करके उसे धारण करना, यानी झेल पाना, संभाल पाना, ये भी होना चाहिए। ठीक, फिर किंगले और गैरी का विचार, इन्होंने भी दिया इसके ऊपर विचार, अधिगम के ऊपर। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास तथा प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है, परिवर्तन होता है। जो मैंने कहा अधिगम क्या है, कि जब हम कुछ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सीखते हैं, है ना, तो उसे हम अधिगम के अंदर गिनते हैं। हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम में गिनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, शिक्षण एवं अधिगम में क्या संबंध है। शिक्षण और अधिगम में, यानी पढ़ाई लिखाई और लर्निंग यानी कि अधिगम में क्या संबंध है। तो शिक्षण और अधिगम में अगर संबंध की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग लर्निंग, अगर इसकी बात करें तो शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते कि भाई सीखेंगे तभी तो हम, यानी पढ़ाई लिखाई होगी, टीचिंग होगी, तभी तो लर्निंग होगी, है ना। तो इसको अलग नहीं किया जा सकता, यह एक दूसरे को पूरा भी करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा सीखे ही नहीं तो मेरे पढ़ाने का क्या अर्थ है, ठीक है, और मैं पढ़ाऊं ही नहीं, ठीक है, तो बच्चे सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो अधिगम और शिक्षण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों की समान मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण के कारण बच्चे ही अधिगम करते हैं, यानी अगर बच्चा सीख रहा है तो टीचर ने पढ़ाया हुआ है, यानी शिक्षण के कारण अधिगम हो रहा है। और अधिगम हो रहा है, इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि शिक्षण अच्छा हो रहा है, तो शिक्षण की सार्थकता भी अधिगम से ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों को अपने परेशानियों को हल करना, विद्यार्थियों में प्रभावशाली समायोजन करना, विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार की योग्यताओं का विकास करना, यह सब अधिगम का ही भाग है। यह सब शिक्षण से ही आता है। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी की क्रियाओं को निर्देशन, उन्हें एक डायरेक्शन, उन्हें दिशा दी जा सकती है ना। शिक्षण से ही, प्रशिक्षण से ही छात्रों का विकास हो सकता है, उनके शिक्षण से ज्यादा अधिगम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा को बहुत अनिवार्य माना गया है, इसलिए शिक्षण अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है। अधिगम को परिपूर्ण शिक्षण ही बनाता है, या शिक्षण को सार्थक अधिगम ही करता है। मैं पढ़ाता रहूं और कोई अधिगम ही नहीं कर रहा है तो मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है, और कोई अधिगम कर ही नहीं पाएगा अगर उसे पढ़ाना आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गणित की भाषा का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी गणित की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होता है, उसकी बात करते हैं। देखिए, किसी भी भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है जब उस हम विषय को सीखते हैं। तो सेम गणित, बिल्कुल ऐसे ही गणित का भी है। गणित में आप देखोगे तो अलग अलग संकेतों और शब्दों का संग्रह है। गणित की भाषा जो है, गणित में कोई भाषा नहीं होती, ऐसा गलत है, ये नहीं है भाई। गणित में कई प्रकार के संकेत, कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो गणित जो है संकेतों, शब्दों का, चिन्हों का संग्रह है। ठीक है, एक व्याकरण है जिसमें नियम दिया गया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, है ना भाई। आप देखोगे प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस प्लस क्या होता है, तो आप जानते हो ये एक नियम बनाया गया है ना। तो ये सब इन संकेतों के प्रयोग से ही चीजें हल होती हैं, और ये नियम है कि ऐसा होता ही है। ठीक है, इन संकेतों के द्वारा ही गणित के प्रश्न हल होते हैं, परेशानियों का हल निकाला जाता है ना। ये सब ध्यान रखना है। तो गणित जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाषा नहीं, गणित भाषा है, इसमें विशिष्ट संकेत चिन्हों का समूह रहता है। ठीक है, और इसको गणित हल करने वाले लोग इसको प्रयोग करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, इन्हें हल करते हैं। ठीक है, अब ये सभी जो गणित भाषा में प्रयोग होते हैं, चाहे संकेत हो, चाहे चिन्ह हो, चाहे कोई विचार हो, ये सब गणित में इस्तेमाल होते ही होते हैं। और इनको कुछ अन्य भाषाओं के माध्यम से भी सीखा जाता है। जैसे गणित में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, गणित में हिंदी का इस्तेमाल होता है, फ्रेंच, जापानी, कई तत्व भी पाए जाएंगे आपको, इन सब के इस्तेमाल से सीखा जाता है। ठीक है, इसमें आप तो कई देखोगे कि इसमें व्याकरण का भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग विशेष दूसरे चिन्ह भी इसमें इस्तेमाल होते पाए जाएंगे आपको गणित में। तो गणित की भाषा जो है इस प्रकार से सांकेतिक चिन्हिक भाषा है, मानी हुई भाषा है। अगला,
शिक्षण एवं अधिगम की अवधारणा स्पष्ट करें। शिक्षण के अधिगम से संबंध होने के क्या कारण है? अब भी जस्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण से ही अधिगम प्राप्त होता है, अधिगम शिक्षण के बिना संभव नहीं है। या फिर शिक्षण की सार्थकता, मैं ढंग से पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कैसे पता चलेगा, कैसे प्रूफ होगा? जब बच्चे अधिगम कर लेंगे, यानी मैंने पढ़ाया और बच्चों ने सीख लिया तो मेरा शिक्षण भी सही है, लेकिन मैं पढ़ाया जा रहा हूं और बच्चे सीख ही नहीं रहे तो मेरा शिक्षण किसी काम का नहीं है, उसकी सार्थकता नहीं है। तो शिक्षण और अधिगम एक दूसरे को, इन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं, दोनों एक दूसरे को सार्थक बनाते हैं। जहां शिक्षण होगा वहीं अधिगम दिखाई देगा, ये भी ध्यान में रखना है। शिक्षण के बिना अधिगम अधूरा है और अधिगम के बिना शिक्षण अपूर्ण है। ये बातें आप इतना लिखेंगे, ये संबंध रहेगा शिक्षण का अधिगम के साथ में, ठीक है। अब आते हैं शिक्षण की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। पहला तो पारंपरिक अवधारणा, यानी जो शुरू से चली आ रही कि शिक्षण क्यों करते हैं, पहले से जो पूरा माहौल है समाज में, वातावरण में, भाई क्यों अधिगम कराया जाता है या क्यों शिक्षण ये होता है ना। शिक्षण की अवधारणा कि विद्यार्थियों को कक्षीय स्थिति में अनुदेशन देना ही शिक्षण होता है। शिक्षण का मतलब क्या लोगों को लगता है क्लास में टीचर जो सिखाता है, ज्ञान देता है, वही शिक्षण है, ऐसा कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये तो पुराना अधिगम हो गया। अभी नए अधिगम के हिसाब से, मतलब नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बात लागू नहीं होती, पर पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लास में जब टीचर पढ़ाता है उसे ही हम शिक्षण कहते हैं, उसे टीचिंग कहते हैं। आज तो क्लास में नहीं पढ़ा रहे, आज तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये भी देख लो, किताबों में पढ़ ले रहे हैं लोग, खेल खेल में सीख ले रहे हैं बच्चे, तो ये भी तो अधिगम है ना एक तरह से, ये भी तो शिक्षण है। तो शिक्षा को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्लास में जो ज्ञान दिया जाता है, कक्षा में जो अनुदेश दिया जाता है, उसे हम शिक्षण कहते हैं। ये पारंपरिक अवधारणा है, शुरू से यही चला रहा है कि अध्यापक विद्यार्थियों को कुछ ज्ञान की बातें बताएगा, कुछ सूचनाएं देगा, कुछ जानकारी देगा, बच्चे उससे कुछ सीखेंगे, यही शिक्षण है। यह पारंपरिक अवधारणा है, मैंने पुराने रूप से यही मानते हैं, ट्रेडिशनली यही मानते हैं। लेकिन अगर नए की बात करें, आधुनिक अवधारणा की बात करें कि शिक्षण क्या है, तो आधुनिक हिसाब से बात करें तो बच्चों के कौशल में विकास होना, बच्चों को, विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता करना, उनकी परेशानियों का हल करना, उन्हें नए नए तरीके से या खुद ही वो अपने परेशानियों को हल कर सके, स्व अधिगम यानी खुद से ज्यादा सीख सके बच्चे, इस पर जोर देना, इस तरीके से पढ़ाया जाना, ये इस वक्त आधुनिक अवधारणा है शिक्षण की। अगर इस पर हम रेबन के विचार की बात करें शिक्षण पर, तो शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चों को अपनी सभी शक्तियों के विकास की ओर अग्रसर करता है। यानी शिक्षण ऐसी चीज है जो बच्चों को अपने सभी शक्तियों के विकास, यानी बोलने, लिखने, पढ़ने, सोचने, इन सब की शक्तियों का विकास करवाता है शिक्षण, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, रेबन के विचार थे। तो यहां पर हमारा जो इकाई 3 है कंप्लीट होता है। इकाई 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। इन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़कर जाना है, इन्हीं में से पूरे सवाल आने की पूर्ण संभावना है। अगर आप हरियाणा डीएलएड के अन्य विषयों की तैयारी, पूरा नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स, शॉर्ट प्रश्न उत्तर, डिटेल प्रश्न उत्तर, वीडियो लेक्चर, ये सब देखना चाहते हैं तो आप हमारा हरियाणा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। और इस वक्त 33% की छूट चल रही है कोर्स पर। जी हां, 33% का ऑफ है कोर्स के ऊपर। आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इसमें आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, डिटेल नोट्स, ये सब मिलेगा। साथ ही साथ आपको रैपिड स्टडी यानी कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए कोर्स खास बनाया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज नहीं गए, साल भर कुछ नहीं पढ़ा, टॉपिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए खास कोर्स बनाया गया है 100% सफलता के लिए। तो कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के, क्योंकि 33% ऑफ चल रहा है डायरेक्ट एग्जाम टाइम होने की वजह से। तो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो की लिंक शेयर करें कॉलेज के ग्रुप में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।